सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटना को क्रम अनुसार लिखिए और जो वाक्य आपके दिए हुए हैं पेपर के अंदर उनको क्रम से जचाइए। अब ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को अगर हम ढंग से पढ़ लेते हैं, इस प्रश्न की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो ये प्रश्न हमें पूरे में से पूरे नंबर दे करके जाता है। और अगर हम इस प्रश्न को इसके ऊपर ध्यान नहीं देते तो इस प्रश्न जैसे हमारा प्रश्न 5 नंबर का आएगा, तो इसमें हमारा केवल 1 नंबर ही आएगा। प्रश्न बड़ा ही सरल है। प्रश्न थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो इस प्रश्न को कवर कर पाएंगे। लगभग ये प्रश्न हमारा 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं चारों कक्षाओं में आता है। और कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी इस प्रश्न का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वो भी आगे की कक्षाओं में जब जाएंगे तो उनके ये प्रश्न काम आएगा। विद्यार्थियों, आज मैंने आपकी मिड टर्म एग्जाम के चलते हुए दो पाठ में से महत्वपूर्ण पाठों को लिया है। जैसे हमारा कक्षा 7 का पाठ है, पाठ नंबर 2 दुर्बुद्धि विनश्यति। फिर हमारा पाठ नंबर 4 पंडिता रमाबाई। उसके पश्चात विद्यार्थियों हम कक्षा 8 के अंदर आएंगे और 8 में हमारा पाठ नंबर 2 है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात मैंने कभी बिल की आवाज नहीं सुनी। उसके पश्चात हम इस वीडियो के अंदर पाठ नंबर 5 लेंगे, जिसका नाम है कंटकनेव कनकंठम, अर्थात कांटे से कांटा निकाला जाता है। उसके पश्चात विद्यार्थियों हम 9 में आएंगे। कक्षा 9 के अंदर पाठ नंबर 2 का हमने ग्रहण किया है स्वर्ण काकह, सोने का कौवा। और पाठ नंबर 3 है गोधवनम। उसके पश्चात विद्यार्थियों हम कक्षा 10 के अंदर आएंगे, तो 10 में हमने 2 का पाठ इंपॉर्टेंट माना है बुद्धि बलवती सदा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है। और पाठ नंबर 4 है शिशुलालनम, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म का वृत्तांत है। उन्होंने जो जीवन में अपने कार्य किया है उनका वृत्तांत है लव कुश के माध्यम से। विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 पाठों को लिया है। इनमें हमारी किताब के अंदर हो सकता है एक आधे पाठ का प्रश्न क्रमानुसार नहीं बनाया हुआ हो, लेकिन हमने इन पाठों को लिया है। और कक्षा 10 के अंदर भी हम देखते हैं तो हमें प्रश्न नहीं मिलेगा कि कथा को क्रमानुसार लिखे, लेकिन हमने उनके भी 2 पाठ ले लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आउट ऑफ सिलेबस भी कोर्स आ जाता है और वो सिलेबस फिर हम पढ़ के नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत से नंबरों का नुकसान हो जाता है। तो हमने कक्षा 10 के भी 2 पाठ जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छे पाठ है, इन पाठों को हमने अधिग्रहण किया है। विद्यार्थियों, घटना को कर्मानुसार लिखना या फिर वाक्य बनाना, ये बड़ा ही सरल टॉपिक है, लेकिन कब इसको हम जब ध्यान से पढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखकर ही विद्यार्थी चक्कर खा जाते हैं कि कौन सी घटना, कौन सा क्रम, कौन से वाक्य कैसे बनाने। विद्यार्थियों, इस प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका उत्तर इसके अंदर ही होता है। हमें केवल उसको क्रम संख्या देनी पड़ती है। जो कि वो अव्यवस्थित तरीके से लिखे हुए हैं, उनको केवल हमें व्यवस्थित तरीके से कि पहले क्या घटना हुई थी, उसके बाद में क्या हुआ, उसके पश्चात क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, ऐसा हमें लिखना पड़ता है। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस पाठ को हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आज आप प्रातःकालीन उठे, उठने के पश्चात आपने स्नान आदि किया, उसके पश्चात आपने अपना टिफिन पैक किया और आप अपने विद्यालय के लिए चल पड़े। विद्यालय के द्वार पर जैसे ही पहुंचे, आपको प्रधानाचार्य महोदय मिले, आपने उनका अभिनंदन किया, प्रणाम किया। उसके पश्चात आपने प्रार्थना की और प्रार्थना के पश्चात आप कक्षा में चले गए। उसके पश्चात आपका पहला पीरियड आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आता है और बीच में आपकी रिसेस होती है। उसके पश्चात आपकी छुट्टी हो जाती है। छुट्टी के पश्चात आप घर चले जाते हैं। ये थी पूरी कथा जो मैंने आपको सरल शब्दों में बताई। अब मैं इस कथा को
इसका क्रम इस प्रकार लिख दूंगा कि विद्यार्थियों की छुट्टी हुई, विद्यार्थियों की छुट्टी हुई। और नंबर 2 पे आ गया पांचवा पीरियड लगा, पांचवा पीरियड लगा। और उसके पश्चात मैंने लिखा प्राचार्य, प्रधानाध्यापक या फिर प्रिंसिपल सर से उनका हमने अभिनंदन किया, अर्थात उनसे हमने नमस्ते की। ठीक है। और उसके बाद मैंने लिख दिया हमने प्रेयर की, प्रार्थना सभा में हमने ईश्वर की आराधना की। और उसके बाद मैंने लिख दिया हमारा फर्स्ट पीरियड आया, पहली कालांश हमने अटेंड की। और उसके बाद मैंने लिख दिया कि मैं घर से चला। ठीक है। खाली आप इतना ही समझ लीजिए। बहुत से मेरे होशियार विद्यार्थी जो कि पढ़ाई लिखाई में ठीक है, पढ़ते लिखते रहते हैं, दिन में 5-6 घंटे निकालते हैं, अपने माता पिता का कहना मानते हैं, वो इसको भली प्रकार से समझ गए होंगे कि इसको हमें अब किस हिसाब से लिखना है। तो अब ये प्रश्न आ गए कि विद्यार्थियों की छुट्टी हुई, फिर पांचवा पीरियड लगा, प्रिंसिपल सर को हमने नमस्ते किया, हमने प्रार्थना की, पहला पीरियड आया, मैं घर से चला। अब जब हम इसको क्रमानुसार देखेंगे, इसको जचाएंगे, तो हम कैसे जचाएंगे? विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है, हम किसी भी विषय के अंदर ध्यान देते हैं और परीक्षा से पहले उसका रिवीजन करते हैं। बहुत से राज्यों में परीक्षाएं मिड टर्म एग्जाम शुरू हो गए हैं और बहुत से राज्यों के अंदर परीक्षाएं अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है। सभी बच्चे लाभ उठाएं, अधिक से अधिक पढ़ें। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहले तो हम इस टॉपिक को याद देते हैं, घटना को क्रमानुसारम लिखत। ये हमारा है कक्षा 6 से 10। देखिए विद्यार्थियों, अब इसमें 6 पंक्तियां दी गई है। हम सभी का सही प्रकार से क्रम लिखेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं घर से चला, सबसे पहले मैं घर से चला, मैं घर से चला। तो मैंने आपको जब इस कथा को, इस कहानी को सुनाया था, तो मैंने आपको बताया कि जब मैं घर से चला, मैं विद्यालय के अंदर पहुंचा, मेरे को प्राचार्य सर मिले और मैंने उनसे नमस्ते किया। ये लाइन हमारी कट हो गई क्योंकि हमने इसको लिख दी। उसके बाद हमारी ये लाइन कट की बजाय हम इसमें राइट का निशान लगा देते हैं। उसके बाद आया कि मैंने प्राचार्य महोदय को नमस्कार किया। प्राचार्य महोदय को मैंने नमस्कार किया, अभिनंदन किया, नमस्ते की।
उसके बाद प्रार्थना की, मैं प्रेयर में गया, मैंने प्रार्थना की। तो हमारी ये वाली लाइन है, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगी कि हमने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद कौन सी पंक्ति आएगी? 1 2 3, ये तीनों पंक्तियां तो हमने लिख ली। विद्यार्थियों की छुट्टी हुई, तो स्कूल की छुट्टी तो लास्ट में होती है, 5वां पीरियड और फर्स्ट पीरियड यानी पहली कालांश। तो विद्यार्थियों मेरा पहला पीरियड लगा, मेरी पहली कालांश लगी। कालांश यानी पीरियड। और उसके बाद में 5वां पीरियड, पहले के बाद दूसरा पीरियड आएगा, तीसरा, चौथा और 5वां। मेरा 5th पीरियड हुआ, 5वीं कालांश हुई। और उसके पश्चात विद्यार्थियों मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई। इस प्रकार विद्यार्थियों आपने देखा कि जो ये क्रमानुसार लिखना है, इसको अगर हमने ध्यान से पढ़ लिया तो हम इसको एकदम अच्छे से दर्शा सकते हैं। और ये हमारा 5 नंबर का प्रश्न है, तो हमारे इसमें 5 में से 5 नंबर आएंगे। सभी कहानियों को हमने ध्यान से पढ़ना है और उनको पढ़ने के बाद उसका हिंदी अनुवाद हमें समझना है। तो हम अच्छे से पुस्तक के अंदर जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, कथा को क्रमानुसार लिखना, उसके अलावा भी अगर हमसे दूसरे पाठ में से जिसके अंदर ये प्रश्न नहीं दिया हुआ हो, हम उसको ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके हिंदी अनुवाद को समझ लेंगे, तो हम उस प्रश्न को अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। जिस प्रकार मैंने कक्षा 10 के 2 पाठ जो मैं करवाऊंगा आप लोगों को, उसके अंदर प्रश्न नहीं दिया हुआ, लेकिन हम उनको जब करेंगे और मान लो उसके अंदर वो प्रश्न आ गया, तो जिन विद्यार्थियों ने उसका अध्ययन नहीं कर रखा है उनके 5 में से 0 नंबर आएंगे, और जो विद्यार्थी पढ़ के जाएंगे उनके 5 में से 5 नंबर आएंगे। तो विद्यार्थियों को अतिरिक्त पढ़ने के लिए, सबसे आगे रहने के लिए हमें अलग से मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। देखिए आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से और बताता हूँ। विद्यार्थियों दूसरा उदाहरण ले लो। उदाहरण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने सोमवार को खाना नहीं खाया। मैं बृहस्पतिवार को दिल्ली गया था। मैं पहले विद्यार्थियों, जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैंने सोमवार को खाना नहीं खाया, मैं बृहस्पतिवार को दिल्ली गया था। उसके बाद मैं सारे उदाहरण को आज के अंदर ले आता हूं। आज का मेरा वर्णन सुनिए कि मैं सुबह उठा, सुबह उठने के बाद मैं घर से निकला, घर से निकलने के बाद मैं पार्क में खेलने के लिए गया, वहाँ पे मैंने एक मैच लगाया, मैच बड़ा ही अच्छा हुआ, उसमें हमारी टीम जीती, उसमें हमें विधायक साहब ने ट्रॉफी प्रदान की, और ट्रॉफी लेने के बाद सभी लोगों ने हंसी खुशी पार्टी की और मैं घर चला आया। ये बड़ा ही छोटा सा उदाहरण है।
अब इसको जो एग्जाम से लिखने वाला होगा वो इसको पेपर में थोड़े अलग तरीके से देगा, ऊपर नीचे इसकी पंक्तियां मिलेंगी, जैसे हमने क्रिकेट ट्रॉफी जीती, हमने क्रिकेट ट्रॉफी जीती। मैं घर से निकला, मैं पार्क में गया, विधायक महोदय ने हमें सम्मानित किया। हम सबने पार्टी की। मैं घर वापिस आ गया। देखिए विद्यार्थियों, हमने क्रिकेट ट्रॉफी जीती, मैं घर से निकला, मैं पार्क में गया, विधायक महोदय ने हमें सम्मानित किया, हम सबने पार्टी की, मैं घर वापस आ गया। तो इनको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैं घर से निकला, मैं घर से निकला, इस पंक्ति को हम लिखेंगे 1 नंबर पे, मैं घर से निकला। उसके पश्चात मैं पार्क में गया, ये हो गई हमारे नंबर 2 की पंक्ति। पार्क में जाने के बाद हमने क्रिकेट मैच लगाया, वो पंक्ति इसमें नहीं दी हुई। मैच को हमने जीता, तो हमने क्रिकेट ट्रॉफी जीती, तो ये हो गई हमारी तीसरी पंक्ति। और उसके बाद विधायक महोदय ने हमें सम्मानित किया, ये ऑटोमेटिक चौथे अपने आप ही चौथे नंबर पे पंक्ति सेट हो गई। और 5वीं पंक्ति हम सबने पार्टी की, और 6ठी पंक्ति मैं घर वापस आ गया। ये देखिए, इस प्रकार से प्रश्न बड़ा ही सरल है। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कक्षा 7 के पाठों से। विद्यार्थियों, 7 का हमारा जो पाठ है दुर्बुद्धि विनिश्चिति। सबसे पहले इस पाठ का पूरा जो घटनाक्रम है, पूरे इस पाठ के अंदर क्या क्या घटना हुई है वो हमें तैयार होनी चाहिए, उसका हिंदी अनुवाद हमें आना चाहिए। तो विद्यार्थियों, मैं इसको थोड़े अपने कम शब्दों में इसको शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर एक तालाब था, तालाब का नाम था फुलोत्पल। मगध देश के अंदर एक तालाब था, तालाब के नाम फुलोत्पल था। उसके अंदर 2 हंस निवास करते थे, एक हंस का नाम था संकट और दूसरे हंस का नाम था विकट। उनके एक कछुआ उनका मित्र था, कछुए का नाम था कम्बुगिरवय। एक बार क्या होता है, वो तालाब के अंदर हमेशा से रहते हैं, तो वहाँ पे एक शिकारी आता है और वो आकर के कहता है कि मैं कल इस तालाब में जितनी भी मछलियां हैं उन सबको निकाल लूंगा और जितने भी जीव जंतु हैं उन सबको मैं मार करके खा जाऊंगा। इस बात को दोनों हंस भी सुनते हैं और कछुआ भी इस बात को सुनता है। सुनने के पश्चात वो तीनों आपस में मंत्रणा करते हैं, विचार करते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो हंसों ने ये कहा कि हम कल सुबह सोचेंगे कि हमें क्या करना है। उन्होंने कछुए से पूछी कि हे मित्र, अब आप क्या करोगे? तो उन्होंने भी कहा मैं भी सुबह ही बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। दोनों कछुए ने उन तालाब को छोड़ने की इच्छा की और
हंसों ने भी उस तालाब को छोड़ने की इच्छा की, लेकिन कछुए ने अपने दोस्तों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप दोनों अपने मुख के अंदर एक डंडे को, एक लकड़ी को अपनी चोंच में दबा लीजिए और उसको लेकर के दोनों साइड से एक तरफ एक हंस पकड़ लेगा, दूसरी तरफ दूसरा हंस पकड़ लेगा और मैं उसको बीच में से अपने मुंह से उस लकड़ी को दबा लूंगा। आप दोनों उड़ना और मैं भी साथ साथ में उड़ के दूसरे तालाब में पहुंच जाऊंगा। विद्यार्थियों, ये बातें हंस ने सुनी। हंस ने कहा कि मित्र, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब हम इनको लेके उड़ेंगे तो गांव के जो पोरा हैं अर्थात नागरिक हैं, वो हमें देखेंगे, देख के हंसेंगे और हमारे ऊपर व्यंग्य करेंगे, और अगर आप बीच में कुछ भी बोल गए तो मुख के अंदर से वो लकड़ी छूट जाएगी और नीचे गिर जाओगे और ये लोग हमें या फिर कछुए को मार के खा जाएंगे। तो कछुए ने कहा, मैं मूर्ख थोड़ी हूँ, मैं अपने मुख को बिल्कुल भी नहीं खोलूंगा। तो हंसों ने कहा, कोई बात नहीं, एक बार फिर से विचार कर लेना, हमें ले जाने में तेरे को कोई आपत्ति नहीं है। और वो अगले दिन कछुए को लेकर के अपने मुख के अंदर एक डंडा रख करके चल देते हैं। विद्यार्थियों, कछुए को हंसों के साथ उड़ता देख करके पूरे ग्रामीण आश्चर्यचकित होते हैं और हंसते हैं और कहते हैं, देखो देखो, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। हंसों के साथ कूर्मः अपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। अभी कछुआ कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ दूर और जाने के बाद वो गांव के जो नागरिक होते हैं उनके पीछे पीछे जाते हैं और वो कहते हैं, अगर ये कछुआ अभी नीचे गिर जाए तो मैं इसको यहीं पे भून करके खा जाऊं। अभी भी कछुआ कुछ नहीं बोला और वो उनके पीछे पीछे वो गांव के नागरिक दौड़ते रहते हैं और उनमें से एक नागरिक फिर से बोला कि ये कछुआ अगर नीचे गिर जाए तो मैं इसको अपने घर ले जा करके इसको पका करके खा जाऊं। अभी भी कछुआ कुछ नहीं बोला। अब तीसरे ने ये कहा कि मैं अगर ये कछुआ गिर जाए तो मैं इसको बिना पकाए खा जाऊं। इस प्रकार से वो कटाक्ष कर रहे थे। वो लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। कोई कह रहा तालाब के किनारे खा जाऊं, कोई कह रहा अभी यहीं खा जाऊं, कोई कह रहा मेरे घर ले जाके खा जाऊं। इन बातों को सुन करके कछुआ था, जिसका नाम कम्बुगिर्व था, वो बड़ा ही क्रोधित हो गया और उसने कहा, मुझे नहीं मेरी राख को खाओ, मुझे नहीं मेरी राख को खाओ। ऐसा ही कहते ही कि यूयम अस्माकं भस्म भुंजे, तुम मेरी राख को खाओ। ऐसे ही कहते ही कछुआ नीचे आ गया और नीचे गिरते ही वो गांव के नागरिक उसको ले गए और उसको पका के खा लिया। इसलिए कहा जाता है कि दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात दुर्बुद्धि का हमेशा नाश होता है। अब विद्यार्थियों, इस पाठ को किसी भी प्रकार से हमें अगर दे दिया जाए तो हम उसको क्रमानुसार हमें लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम इसके लिए हमारी पुस्तक के अंदर जो प्रश्न इसका दिया हुआ है उसका थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। ये विद्यार्थियों हमारे 6 के प्रश्न पे अंकित है। कूर्म है, कक्षा 7 का पाठ है। पाठ नंबर 2 और पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति। प्रश्न नंबर 6,
के ऊपर ये अंकित है। पहला इसमें दिया है कि कूर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्। जो कछुआ था, कूर्म अर्थात कछुआ, वो हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जा रहा था। कूर्मः हंसयो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत्। इन्होंने सबसे पहले ये पंक्ति दी। दूसरी पंक्ति इन्होंने दी, पौरः एकथयन् वयम पतितम कूर्मः खादिष्यामि। गांव के नागरिकों ने यह कहा कि हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। पौरः एकथयन् वयम पतितम कूर्मं खादिष्यामि। वयम पतितम कूर्मः खादिष्यामः। हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। अगर ये कछुआ उड़ रहा है, नीचे गिर जाए तो हम इसको खाएंगे। और ग में दिया है, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कछुआ और दोनों हंस एक तालाब में रहते थे। कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। और घ का है, केचिद धीवरा सरस तीरे आगच्छन्। कुछ जो मछुआरे हैं वो तालाब के किनारे आते हैं। केचिद धीवरा सरस तीरे आगच्छन्। तो एक पंक्ति इन्होंने दी है, कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। कछुआ भी अन्य जगह जाना चाहता था। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। तो अगली पंक्ति में दिया है, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरः अधावन्। उड़ते हुए कछुए को देख करके जो पौरा थे, गांव के नागरिक थे, वो पीछे पीछे दौड़े। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरः अधावन्। अगली पंक्ति है, कूर्मः आकाशात् पतितः पौरे मारितश्च। कछुआ जब आकाश से गिर गया तो ग्रामीणों ने उसे मार दिया। कूर्मः आकाशात् पतितः पौरे मारितश्च। और सबसे लास्ट की जो पंक्ति है वो है, वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्याम इति धीवरा एकथयन्। वयम हम सब, स्वः कल, मत्स्य कूर्मादीन मारिष्याम, इसके अंदर जो मछलियां हैं, कछुए, उनको मार देंगे।
ऐसा धीवरों ने कहा, ऐसा मछुआरों ने कहा। वयम स्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरः अकथयन्। विद्यार्थियों, हमने इस कहानी को पढ़ा, बहुत ध्यान से इसको समझा, इसका हिंदी अनुवाद किया। अब परीक्षक ने पेपर के अंदर इसको छाप दिया। अब हमें इसको बड़े ही तसल्ली से पढ़ना है, इसको अपने अंदर इसकी पूरी जो कहानी है उसके दिमाग के अंदर उसको घुमाना है। उसके पश्चात हमें इसको ध्यान से करना। हो सके एक बार हमारी कुछ एक आधी पंक्तियां गलत लग जाए, लेकिन हम उससे अगली पंक्ति को जब सेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने ये पंक्ति गलत की थी, इसको सही करना है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि एक तालाब के अंदर हंस और कछुआ रहता था। तो सबसे पहली पंक्ति ये थी, हमने इसके ऊपर 1 नंबर लिख दिया, कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कछुआ और हंस एक तालाब में रहते थे। उसके बाद क्या होता है, केचिद धीवराः सरस तीरे आगच्छन्। कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आते हैं और आकर के कहते हैं कि कल हम आएंगे और इस कछुए को, मछलियों को और हंसों को मार देंगे। वयम स्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्। कल हम मछलियों को और कुर्मा यानी कछुए को मार देंगे। धीवरा अकथयन्, ये धीवर ने कहा, मछुआरे ने कहा। तीसरे नंबर पे ये पंक्ति हो गई। चौथे नंबर पे कुर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। जब हंसों ने कछुए से पूछा तो वो भी अन्य जगह जाना चाहता था। उसने कहा मैं भी दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो अगली पंक्ति हमारे 4 नंबर की पंक्ति ये होगी। विद्यार्थियों, 5वीं पंक्ति, कुर्मः हंसयो सहायता आकाशमार्गेण अगच्छत्। अगले दिन वह अपने मित्र संकट और विकट, जो हंसों का नाम था, उन्होंने अपने मुख में लकड़ी को दबाया और बीच में कछुए ने पकड़ लिया था। तो कुर्मा जो कछुआ था वो हंसों की मदद से आकाश मार्ग से उड़ रहा था, जा रहा था। उसके पश्चात लंबमानं कुर्मं दृष्ट्वा पौरा अधावन्। कछुए को जब उड़ता देख करके उसके पीछे पीछे नागरिक दौड़े कि ये कछुआ कब गिरे और हम इसको खाएं। कुर्मः लंबमानं कुर्मं दृष्ट्वा, उड़ते हुए कछुए को देख करके पौरः अधावन्, ग्रामीण दौड़े। पौरः अकथयन् वयं पतितं कुर्मं खादिष्यामः। और लोगों ने कहा हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। ये हमारी 7वीं पंक्ति हो गई। और विद्यार्थियों, सबसे अंतिम पंक्ति, कुर्मः आकाशात् पतितः, कछुआ आकाश से गिर जाता है, पौरः मारितस्य, और ग्रामीण उसको मार देते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने इन 8 पंक्तियों को सेट कर दिया। वैसे हम दूसरे पाठ को लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा जो दूसरा पाठ है वो बड़ा ही अच्छा पाठ है। वो नॉलेज की दृष्टि से वो पाठ हमें याद रहना चाहिए। उस पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। विद्यार्थियों, आपको पता है पंडिता रमाबाई ने बहुत से काम किए। वो स्त्री शिक्षा में अग्रगण्य थी। ये भी हमारा 7वीं कक्षा का पाठ है। और पाठ नंबर 4 है। तो पाठ का नाम है
पंडिता रमाबाई। विद्यार्थियों, मैं आपको एक बार इसका थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ कि स्त्री शिक्षा में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1858 में ख्रीष्टाब्दे जन्म एलव। उनका जन्म था 1858 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो बड़ी चिंतनीय थी। स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। स्त्रीणाम करते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलितम न आसीत्, और स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा नहीं दी जाती थी। किंतु इन सब रूढ़िवादी चीजों को छोड़ करके और पंडिता रमाबाई को उनके पति ने पढ़ाया, संस्कृत की शिक्षा दी, और इसके लिए समाज ने उनको प्रताड़ित भी किया। उन्होंने जो संस्कृत की शिक्षा दी रमाबाई ने, वो स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, अर्थात अपनी माता से उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। समय बीतता गया। उनके माता पिता पंडिता रमाबाई के पितरौ का अर्थ माता और पिता, और ज्येष्ठा भगिनी उनकी बड़ी बहन, उनका अंतिम संस्कार हो गया, वो भगवान को प्यारे हो गए। उसके पश्चात रमा ने स्व ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत, अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत का भ्रमण किया, और भ्रमण के दौरान वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वेदुष्येण सा तत्र पंडिता और सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता, और संस्कृत की विद्वत्ता के कारण वहां पे उनको दो उपाधियां मिली, एक तो पंडिता की और दूसरी सरस्वती की। पंडिता और सरस्वती दो उपाधियां रमाबाई को मिली। उन्होंने ब्रह्म समाज के से प्रभावित होकर वेदाध्ययन किया। उसके बाद में उन्होंने नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन किया। विद्यार्थियों, 1880 ईस्वी, हमें ये साल याद रखनी है। उनका जन्म तो 1858 में हुआ, और 1880 ईस्वी में उनकी शादी विपिन बिहारी दास के साथ हो गई। उन्होंने एक कोर्ट के अंदर अपनी शादी की, बांकीपुर न्यायालय, बांकीपुर जगह का नाम है, वहां की कोर्ट के अंदर, और 1.5 साल सार्धैक वर्षात अनंतरम 1.5 साल बाद उनके पति दिवंगत हो गए। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छ, उसके पश्चात वह अपनी बेटी के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में आ गई। नारीणाम सम्माननाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती, और नारी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग में भी उन्होंने अपने विचार रखे। वे उच्च अध्ययन के लिए इंग्लैंड गई, और ईसाई धर्म के अंदर जो स्त्रियों के अंदर शिक्षा के उच्च विचार थे, उनसे वो प्रभावित थी। पंडिता रमाबाई इंग्लैंड से अमेरिका गई, और वहां से वापस आकर के उन्होंने विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरो, जो विधवा स्त्रियों के साथ भारत के अंदर जो अत्याचार होते थे, उनको अपने पति के साथ जला दिया जाता था, उनका समाज के अंदर उनके दर्शन अच्छे नहीं माने जाते थे, विधवा स्त्रियों को सब बहिष्कार करते थे, उनसे बोलना पसंद नहीं करते थे। इस चीज को उन्होंने दूर किया, उनके लिए धन संचय किया, पैसे इकट्ठे किए जिससे उनकी सहायता हो सके। और फिर वह वापस आकर के मुंबई नगर में उन्होंने एक शारदा सदन की स्थापना की। आज भी वो शारदा सदन चल रहा है, और उन्होंने एक प्रेस भी वहां पे लगाई, मुद्रा टंकण काष्ठ कला आदिनांच प्रशिक्षण अपनी लवंती, इसमें जहां महिलाएं कागज छापने का और काठ से खिलौने बनाने का, ये वहां पे वो महिलाएं जो है वो ये ट्रेनिंग लेती है। उन्होंने पुणे नगर से समीपे केड़गांव स्थानीय मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तथा स्थापितम, पुणे नगर के पास एक गांव है केड़गांव, वहां पे उन्होंने मुक्ति मिशन नामक संस्था की स्थापना की। 1922 ईस्वी के अंदर उनका निधन हो गया।
सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुण आसीत्। उन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, इसीलिए वो देश विदेश घूमते रहती थी। और समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। समाज सेवा तो वो करती थी, उनके अलावा वो लेखन कार्य भी करती थी। समाज की जो बुराइयां उनके ऊपर लिखना भी उनका एक मुख्य काम था। उनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हुई विद्यार्थियों। एक का नाम था स्त्री धर्म नीति और दूसरी उनकी रचना थी हाई कास्ट हिंदू विमेन। ऐसे उन्होंने अपना पूरा जीवन नारी शिक्षा के ऊपर समर्पण कर दिया। अब इस पाठ का अगर जो इसमें जो मुख्य प्रश्न दिया हुआ है कथा को क्रमानुसार लिखना, उसके अलावा हमसे पूछ लिया जाता है तो हमें कहीं भी नहीं अटकना है, क्योंकि पूरा पाठ मैंने आपको समझा दिया। अब इसके अंदर जो पाठ दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं, उसको कर लेते हैं। अगर वो हूबहू आ जाता है तो हमें उसको करके आना है और पूरे 5 में से 5 नंबर लाने हैं। ये प्रश्न भी विद्यार्थियों 6 नंबर पे अंकित है। प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसार। नीचे लिखे जो वाक्य हैं उनको हमें जिस प्रकार से घटना घटी है, एक के बाद दूसरा काम कब हुआ, उसके बाद कौन सी बात हुई, वैसे हमें लिखना है। छह पंक्तियां विद्यार्थियों इसके अंदर हमें दी है। पहली पंक्ति है कि रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत्। रमाबाई का विवाह, उनकी शादी विपिन बिहारी दास के साथ हुई थी। रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत्। दूसरी जो पंक्ति है वो है कि 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। तीसरी जो पंक्ति है वो है कि वह उच्च शिक्षण के लिए इंग्लैंड गई। चौथी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, विद्यार्थियों चौथी पंक्ति है वो है 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई का निधन हो गया। 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्।
पांचवी पंक्ति वो है सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। और जो हमारी अंतिम पंक्ति है वो है सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा ग्रहण की। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहली पंक्ति कौन सी होती है? जब व्यक्ति का जन्म होता है तो 1858 ख्रीष्टाब्द में रमाबाई जन्म एलवत। 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। हमने इस पे 1 नंबर लिख दिया। उसके पश्चात सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। जन्म लेने के बाद बच्चे की पढ़ाई होती है, तो उन्होंने अपने माता से संस्कृत शिक्षा सीखी। हमने इस पे 2 नंबर लिख दिया। फिर तीसरी पंक्ति हमारी है कि रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन विवाह अभवत्। पढ़ने के बाद व्यक्ति की शादी होती है, तो तीसरी पंक्ति में उनकी शादी हो गई। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वो जब इंग्लैंड गई थी तो वो आफ्टर मैरिज गई थी, शादी के बाद गई थी। तो चौथी पंक्ति हमारी ये हो गई, रमाबाई उच्च अध्ययन के लिए इंग्लैंड गई। पांचवी पंक्ति विद्यार्थियों की उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो मैंने जब आपको पाठ पढ़ाया तो बताया कि उन्होंने इंग्लैंड से आने के बाद मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की। तो ये पंक्ति हमारी हो गई पांचवी पंक्ति। निधनम यानी व्यक्ति का इस संसार से चला जाना, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता। 1922 तमे ख्रीष्टाब्द रमाबाई महोदयाया निधनम एवं। अंतिम पंक्ति नंबर 6। इस प्रकार हमारा एक प्रश्न पूरा होता है। इसको आप ध्यान से देखिए। और विद्यार्थियों, जब ये प्रश्न आ जाए तो इसको आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आएंगे। अब आते हैं विद्यार्थियों हम कक्षा 8 पे। कक्षा 8 का हमने पाठ लिया है। द्वितीय पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। मैंने कभी बिल की आवाज नहीं सुनी। विद्यार्थियों, इस पाठ के अंदर ये पंचतंत्र से लिया हुआ पाठ है। पंचतंत्र के रचयिता विष्णुदत्त शर्मा है। इसके अंदर एक खरन खर नाम का शेर रहता था और वह भूख से इधर उधर घूमते हुए उसको बहुत राहत हो गई, लेकिन कोई भी उसको खाने के लिए, उसका शिकार बनने के लिए उसको नहीं मिला। उसके बाद खरन खर को एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी। वो उसके अंदर चला जाता है और जाकर के छुप के बैठ जाता है। विद्यार्थियों, वो गुफा थी एक श्रृगाल की, एक गिद्धड़ की। गिद्धड़ का नाम था दधिपुच्छ। दधिपुच्छ रात्रि को आता है। अब वो शेर की पैर के निशान देखता है, जो कि गुफा के अंदर जाने के तो थे पर बाहर आने के नहीं थे। श्रृगाल को समझने में देर नहीं लगी। उसको पता चल गया कि इसके अंदर कोई न कोई
बड़ा जानवर बैठा है। उसने दिमाग लगाई, युक्ति लगाई, उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने दिमाग का प्रयोग करके आज इस संकट से बच जाऊं। उसने कहा कि हे गुफा, हमारा कल आपस में क्या वादा हुआ था, क्या प्रॉमिस हुआ था कि मैं जब भी घर से वापस आऊंगा, शिकार करके गुफा में वापस आऊंगा, तो तू मेरे को आवाज लगाएगी कि आ गए मालिक, अंदर आ जाओ। जब तक आवाज नहीं लगाएगी तब तक मैं अंदर नहीं आऊंगा। खरन खर ये सारी बात सुन रहा था। उन्होंने सोचा कि वास्तव में गुफा बोलती है, और ये गुफा जब बुलाती है उसी समय गिद्धड़ अंदर आता है। तो खरन खर ने, जो कि सिंह था, शेर था, उसने भी कहा कि आप अंदर आ जाइए। अब जैसे ही वो बोला, धाड़ा, शेर की धाड़ बहुत तेज होती है, पूरी गुफा गुंजायमान होती, और गिद्धड़ वहां से भाग जाता है और जाते जाते बोलता है, बिलस्य वाणी न कदापि में स्मृता, जो कि इस पाठ का नाम है। यह आपका पाठ नंबर 2 है। बिलस्य वाणी न कदापि में सुनता, मैंने कभी बिल की आवाज नहीं सुनी। विद्यार्थियों, अब इसका प्रश्न करते हैं। पांच नंबर पे आपका यह प्रश्न अंकित है। पाठ नंबर 2, प्रश्न नंबर 5। घटना कर्मानुसारम वाक्यानि लिखत। विद्यार्थी, इसके अंदर 7 पंक्तियां दी हुई है। कहानी को आपको अपने माइंड में एक मैप बनाना है, बड़े सरल तरीके से इसको सीखना है। तो इसमें पहली पहली इन्होंने पंक्ति दी है, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगाल समागच्छत। गुफा का जो स्वामी था, दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल, वो आया। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल आया। और 6 नंबर पे जो पंक्ति है, सिंह एकाम महती गुफा में पश्यत। शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। सिंह एकाम महती गुहाम है पश्यत। परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता है। शेर घूमता घूमता उसको भूख लग गई। परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता है। और अगली पंक्ति है, दूरस्थः श्रृगाल रवम कर्तुम आरब्ध। दूर से ही गिद्दड़ ने एक आवाज की। ये जब उसने गुफा से कहा था कि हमारा वादा हुआ है कि जब मैं आऊंगा तो तू मेरे को बुलाएगी।
दूरस्थः श्रीगालः रवम कर्तुम् आरब्धः। और उसके पास से विद्यार्थियों उसके पश्चात सिंह सर्गालस्य आह्वानम् अकरोत्। सिंह सर्गालस्य आह्वानम् अकरोत्। शेर ने गिदड़ का आह्वान किया कि आ जाओ, अंदर आ जाओ। दूरम पलायमान सर्गालय श्लोकम अपाठ्य। दूर भागते हुए शेर ने उसने गिदड़ ने एक श्लोक कहा। एक बात तो उसने दूर भागते हुए कही थी कि मैंने कभी बिल की आवाज नहीं सुनी, और दूसरा उसने श्लोक कहा था अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोति अनागतम वने अत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि न श्रुता। कि आए हुए संकट को देख करके जो उसके प्रति क्रिया नहीं करता, जो संकट को भगाने का उपाय नहीं करता, वो व्यक्ति हमेशा नुकसान में जाता है। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा बीत गया, लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि मैं सुनता, मैंने कभी बिल की आवाज नहीं सुनी। तो ये पंक्ति हमारी दूरम पलायमान सर्गालय श्लोकम अपाठ्य। दूरम पलायमान है श्रीगाल है श्लोकम पठत्। और अंतिम पंक्ति है गुहायाम कोपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचार है। गुफा में कोई है, गुहायाम कोपि अस्ति, गुफा में कोई है। इति श्रीगालस्य विचार है। इति श्रीगालस्य विचार। विद्यार्थियों ये हमारा पाठ है। अब देखिए, आप जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया था वैसी की वैसी घटना हमेशा लगाते हैं। सबसे पहले देखो पहली पंक्ति, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता है। घूमता हुआ शेर भूखा हो गया। जब उसे कोई शिकार नहीं मिला, इधर उधर घूमता हुआ भटकता हुआ वह भूखा हो गया। ये पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति हमारी है सिंह एकाम महती गुफाम अपश्यत। घूमते घूमते उसको एक बड़ी गुफा दिखाई दी। तीसरी पंक्ति हमारी है कि गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम है श्रीगालय समागच्छत्। शेर को गुफा दिखाई दी, वो उसके अंदर बैठ गया, और जो गुफा का स्वामी था दधिपुच्छ, वो उसके अंदर आगे बैठ जाता है। विद्यार्थियों चौथी पंक्ति, गुहायाम कोपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचार है। जब वो गिद्दड़ आया, गिद्दड़ ने देखा कि इसके अंदर पैर के निशान जाने के तो है पर आने के नहीं है, तो गुहा का जो स्वामी था गुफा का, वो श्रीगाल गिद्दड़ ये सोचता है इस गुफा के अंदर, गुहायाम यानी गुफा के अंदर कोपि अस्ति कोई बैठा है, ऐसा उसने विचार किया। पांचवी पंक्ति, उसके पश्चात वह दूरस्थ श्रीगालय रवम कर्तुम आरब्ध। दूर से ही वह आवाज लगाता है कि मेरा कल तेरे साथ प्रोमिस हुआ था, वादा हुआ था कि जब मैं बाहर से आऊंगा तू मुझे आवाज लगाएगी। ऐसा उस गिद्दड़ ने दूर से ही कहा। शेर ने इस आवाज को सुना कि गुफा तो इसको बुलाती है, जब तक ये नहीं बुलाएगी मैं
तब तक ये गिद्दड़ नहीं आएगा और मैं इसका शिकार नहीं कर पाऊंगा और भूखा ही रह जाऊंगा। ये सुनते ही शेर ने क्या किया, सरगालस्सा आह्वानम अकरोत्, वो बोलने लगा कि आओ अंदर आ जाओ। ये हमारी छठी पंक्ति हो गई। शेर ने बोलना शुरू कर दिया। और सातवीं पंक्ति में क्या हुआ, जब शेर बोला तो गिद्दड़ उसकी आवाज सुन के डर के मारे भाग गया। और दूरम पलाय माना श्रीगाल है श्लोकम है पठत, और उसने एक श्लोक पढ़ा कि इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा बीत गया, लेकिन मैंने कभी बिल की आवाज नहीं सुनी। कि बिल भी बोलता है, गुफा भी बोलती है, ऐसा मैंने नहीं सुना। ये हमारी हो गई सातवीं पंक्ति। इस प्रकार विद्यार्थियों देखो, आपने बहुत अच्छे से इन सातों पंक्तियों को सेट कर दिया। और इन पंक्तियों को सेट करने के बाद में कोई भी पेपर सेटर, कोई भी एग्जामिनर आपके 5 में से एक भी नंबर नहीं काट सकता। आपके पूरे 5 में से 5 नंबर आएंगे। विद्यार्थियों, इसके पश्चात हम पाठ ले लेते हैं कंटकनेव कनकंटम, कांटे से कांटा निकाला जाता है। हालांकि इस पाठ का जो है, इसके अंदर इसका प्रश्न नहीं दिया हुआ है प्रश्न निर्माण करने का, लेकिन हम इसका एक प्रश्न करेंगे जिससे अगर हमारा ये प्रश्न आ जाता है तो हम इसको बड़े अच्छे प्रकार से हम कर सकते हैं। ये पाठ है पाठ नंबर 5। पाठ नंबर 5, कंटकनेव कंटकम, अर्थात जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यह मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की घटना है और पंचतंत्र शैली में यह लिखी गई है। पंचतंत्र में विद्यार्थियों क्या होता था, पशु पक्षियों के माध्यम से लोगों को शिक्षा दी जाती है कि किस प्रकार वो सही मार्ग का अनुसरण करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। इसमें चंचल नाम का एक शिकारी था। वो पशु पक्षियों को मार करके अपना जीवन यापन करता था। उसने एक बार जंगल के अंदर अपने जाल को फैलाया और वो सुबह जाकर देखता है तो उस जाल के अंदर एक सिंह फंस गया। व्याध ने सोचा, शिकारी ने सोचा कि अरे अब मैं क्या करूं, इसके अंदर तो शेर फंस गया। ये सोच के वो वापस आने लगा, लेकिन शेर ने उसको पीछे से आवाज लगाई और ये कहा कि शिकारी, अगर तू मेरे को इस जाल से मुक्त कर देगा, मेरे को बाहर निकाल देगा, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। ऐसा सुनकर के शिकारी ने उस शेर को बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के पश्चात शेर ने कहा, अगर मेरे को थोड़ा सा अधुना है पिपासितो अस्मि, अब मैं पिपासित हूँ, मैं प्यासा हूँ, अगर मेरे को तू थोड़ा पानी पिला दे तो मैं तेरे को कुछ भी नहीं कहूँगा। तो उसको उसने पानी भी पिला दिया। पानी पिलाने के पश्चात विद्यार्थियों, शेर में जब चुस्ती फुर्ती आ गई, उसके मन में पाप आ गया और उसने शिकारी से कहा, अधुना बुभुक्षितो अपि अस्मि, अब मैं भूखा भी हूँ, अहम त्वाम मारिष्यामि, मैं तुम्हें मारूंगा एवं खादिष्यामि च, खा जाऊंगा। अब शिकारी बड़ा परेशान हो गया। इन सभी चीजों को एक लोमड़ी देख रही थी, लेकिन अब शिकारी किससे गए? शिकारी गया पानी के पास में, और पानी के पास में, तालाब के पास में उसने जाकर ये कहा कि हमारा आपस में निर्णय करो। मैंने इस शेर को बचाया और ये कहता है मैं तुम्हें